हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत फंडामेंटल राइट यानी कि मूलाधिकार करने वाले हैं, जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर किया पॉलिटी में। पहले में हम लोगों ने शेड्यूल किया, पार्ट्स और प्रस्तावना किए। दूसरे में हम लोगों ने कौन कौन से सोर्सेज हमारे संविधान में विदेशों से लिए गए हैं उसको किए। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने केंद्र राज्य क्षेत्र, नागरिकता, उसके साथ में जो करंट के मुद्दे थे जैसे सीए, एनआरसी, इन सबको किया। आज हम लोगों का ये चौथा लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में 3 लेक्चर किए हैं, जो कि जिसमें उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य और स्वतंत्र राज्यों का उदय। आप लोग उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। देख रहे हैं उसमें व्यूज कुछ कम आ रहे हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि यहाँ से जो है क्वेश्चन कम बनता है, यहाँ से क्वेश्चन अधिक बनता है। 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से भी बनने हैं, लेकिन आप लोग उसको अच्छे से करिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन ही आपकी सफलता और असफलता को निर्धारित भी करते हैं। तो कम से कम जो चीज़ें आपकी सिलेबस में हैं उनको टू दी पॉइंट कवर करिए। तो आज हम लोग ये फंडामेंटल राइट करेंगे। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कुछ मैं यहाँ करवा दूंगा पीवाईक्यू के थ्रू, और आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप लोग पीवाईक्यू उठाइए और क्वेश्चन को अच्छे से करिए, क्योंकि वही प्रैक्टिस आपको जो है आपकी सफलता भी निर्धारित करेगी। तो आप लोग उसको करिएगा। हम लोग फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट या मूलाधिकार है क्या। तो अधिकार आपको समझ में आ रहा है कि अधिकार क्या है। मूल का मतलब है कि ये इतना तो मिलना ही चाहिए किसी को नागरिक होने के नाते। जैसा कि आप लोग जो यूएन की सार्वभौमिक घोषणा पत्र है कि उसमें उन्होंने कुछ अधिकार दिए हैं, यूनिवर्सल राइट्स हैं, ठीक है। तो वहाँ देखते हैं, बात करते हैं। इसकी स्टार्ट होती है ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन में सन है कौन सा, 1215। 1215 में एक सम्राट थे, सम्राट जॉन। उन्होंने एक अधिकारों का पत्र रिलीज किया, अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देते हैं कि ये आपको अधिकार है, अगर इसकी आपकी अवहेलना होती है तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। तो उसी जो है अधिकारों के पत्र को क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा। यूएसए में इसको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट, जहां से हम लोगों ने मूलाधिकार को लिया भी है, फंडामेंटल राइट को। अब बात करते हैं कि ये हमारे संविधान में कहाँ है, कितने प्रकार का है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। हम लोगों ने बात क्या किया था कि हमारे संविधान में 3 जगह 12, 36, 152 यहाँ पे क्या मिलता है, स्टेट की डिफिनीशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ लेटर्स छोटे हैं, आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ों को तो मैं एक्सप्लेन करता ही हूँ, और ज़्यादा अगर कुछ होगा तो मैं इसका स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग लिंक से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 12, 36, 152 में क्या है, राज्य की डिफिनीशन, यानी कि 12 के पहले कुछ होगा, 12 के पहले क्या है, 11, वहाँ तक हम लोग नागरिकता किए थे, यानी कि 12 से लेके 36 पे क्या है, स्टेट की डिफिनीशन, वहाँ से डीपीएसपी स्टार्ट होगा, यानी कि उसके पहले कुछ होगा, यानी कि 11 के बाद 36 के पहले, यानी कि 12 से लेके 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये कहाँ पे है, भाग 3 में, हम लोग पहले लेक्चर में किए थे। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये हम लोगों ने लिया कहाँ से है, यूएसए से। हम लोगों ने यूएसए करते टाइम किया था, यूएसए सुपर पावर, अगर वो सुपर पावर है वहाँ के नागरिक भी सुपर पावर होंगे, मतलब उनके पास में भी कुछ अधिकार ऐसे होंगे जो उनको सुपर बनाएंगे, ठीक है। तो यूएसए से हम लोगों ने क्या लिया, ये, और वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो है, ये कुछ पॉइंट है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। ये पूछता है कि ये इन्फोर्सिएबल है कि नहीं है, मतलब कि ये वाद योग्य है कि नहीं है, कि अगर राज्य जो है ये हमको अधिकार देती है, अगर नहीं देती है तो क्या इसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हाँ, ये जो है वाद योग्य है, या कहें इन्फोर्सिएबल है। जैसे डीपीएसपी के लिए आप लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जा सकते हैं, किसके थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। 226 के थ्रू कहाँ पे, हाई कोर्ट, ठीक है। क्या इसे सस्पेंड किया जा सकता है, हाँ, इसको सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो इसको ले सकती है, ठीक है। जैसे जब आपातकाल लागू होता है तो इसमें से बहुत सारे राइट्स ले लिए जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, और कुछ जगह जब इमरजेंसी भी लगती है तब भी आर्टिकल 19 जो है ली जाती है, लेकिन सैन्य विद्रोह के टाइम पे नहीं ली जाती है। तो जब हम लोग इसको जब करेंगे तो अभी आगे हम देखते हैं कौन कौन से राइट्स सिर्फ हमको मिले हुए हैं, यानी कि नागरिकों को मिले हुए हैं, विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं, या फिर कहें कौन कौन से राइट्स हमसे छीने जा सकते हैं, तो ये भी करेंगे। ये जो है किसके अगेंस्ट मिलता है, स्टेट के,
क्योंकि स्टेट अपने आप में वो अपने पावर को बचाने की कोशिश करता है, और अधिकार जो है किसको मिल रहे हैं, नागरिकों को मिल रहे हैं, यानी कि ये किसके अगेंस्ट है, स्टेट के। ठीक है, और यह अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसे समझो कि जैसे एक हाथ से दे रहे हैं तो पीछे से ले भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो कि क्योंकि जैसे हर एक अधिकार में पढ़ोगे, 19 में आप पढ़ोगे आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन वहाँ पे क्या बोल दिया जाएगा, इससे राष्ट्रीय एकता अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 25 में आपको धर्म की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन उससे जो है जो लॉ एंड ऑर्डर है ये सब नहीं खराब होना चाहिए। तो एक तरफ दे रहे हैं, एक तरफ पाबंदी भी लगा रहे हैं। तो हमारे ये जो है एब्सोल्यूट अपने आप में नहीं है कि आप अधिकार पढ़ो, जैसे आप आज से ही जो है विदेश जाने का अधिकार पढ़ लो, फिर हर एक जगह घूमने का अधिकार पढ़ लो। अब आप घूमने निकल गए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जाओगे वहां पे आपको लोग रोक लिया जाएगा। तो एक तरफ अधिकार दे भी रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हैं, इसलिए ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। अब बात करते हैं कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के राइट्स हैं। हमारे संविधान में पहले जो है 7 प्रकार के राइट्स थे, अभी 6 बचे हैं। 7वां कौन सा था, 7वां था प्रॉपर्टी का राइट, कि राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसको जो है मुरारजी भाई देसाई के टाइम पे एक 44वां अमेंडमेंट लाया जाता है। ठीक है, 44वां अमेंडमेंट 1978 में, उसके द्वारा जो आर्टिकल 19F था और आर्टिकल 31 था, ठीक है, उसको हटा दिया गया और उसको कहाँ लेके गए, 300A में लेके गए। याद आ रहा है आपको, 12 भाग 12। ठीक है, तो वहाँ पे इसको जो है 300A में लेके चले गए। अब ये फंडामेंटल राइट ना हो कि एक लीगल राइट है या कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि ये 6 राइट्स हैं क्या क्या, उनको हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि ये आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, ठीक है, क्या है। फिर उसके बाद हम लोग जो हमारे 6 अधिकार हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या कहें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, तो हम लोग ये इसको करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 12 की। अब जो है एक टर्म सुनते हैं स्टेट। स्टेट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेट समझते हैं, फिर 12, 36, 152 में जैसा कि हमने बताया कि वहाँ पे स्टेट की डिफिनीशन आती है और हर एक जगह डिफिनीशन अलग अलग है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर स्टेट क्या है। आप लोग एक स्टेट, जिस स्टेट में रहते हैं उसको सुनते हैं। आप लोग जब पहला आर्टिकल पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक यूनियन ऑफ स्टेट की बात आई होगी। तो हम लोग स्टेट देखते हैं है क्या। आप लोग ऐसे समझिए कि जैसे मैं यूपी से हूँ, अब यूपी का स्टेट लेते हैं। सबसे पहले यूपी के अंदर क्या है, सबसे पहले वहाँ का एक भूभाग होगा। ठीक है, अब भूभाग है तो वहाँ पे कुछ जनसंख्या होगी। ठीक है, लोग होंगे। अब उन्हीं लोगों में से कुछ लोग सीएम बनेंगे, कुछ लोग मंत्री बनेंगे, यानी कि भूभाग, दूसरी जनसंख्या, तीसरा उसी में से कुछ लोग सरकार बनेंगे। अब अगर वो सरकार है लेकिन वो सरकार दूसरे कोई कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे स्टेट का या केंद्र कंट्रोल कर रही है, कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो क्या वो अब उसको जो है संप्रभु बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो या फिर कहें उसको सरकार बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वो एक कठपुतली जैसा हो जाएगा। तो राज्य बोलने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। पहला क्या, वहाँ का एक भूभाग होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे जनसंख्या रह रही हो। तीसरा, कि वहाँ पे सरकार हो और वो सरकार कैसी हो, संप्रभु हो। तो ये चारों चीज़ आप याद रखिएगा, ये चारों चीज़ बार बार पूछ लिया जाता है। भूभाग, पॉपुलेशन वहाँ पे हो, गवर्नमेंट हो और वो सॉवरेन हो। ये तो बात हो गई कि हम राज्य किसे बोलेंगे। अब बात करते हैं जो आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 क्या है, राज्य की डिफिनीशन की बात करता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट वही संसद जो हमारे लिए कानून बनाती है, तो पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य में क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहाँ की एक स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। लोकल बॉडीज जो आप लोग अपने पास में देखते हो, जैसे पंचायत प्रधान हो गए और नगर पालिका, तो लोकल बॉडीज। और अदर, इसमें अदर अथॉरिटीज आती हैं जो टाइम टू टाइम कोर्ट बताता जाता है कि ये अथॉरिटी है, ये नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि समझ लो जहाँ पे राज्य का वो आ जाता है कि राज्य जिसके लिए जिम्मेदार है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, अदर अथॉरिटी में। जैसे कोर्ट है, कोर्ट कई बार एग्जाम में पूछा है कोर्ट का कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता है। तो कोर्ट जब जुडिशियल चीज़ें करती है, कि जैसे मान चलो कि वो नियुक्ति कर रही है, जब हम लोग आर्टिकल 145 करेंगे तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कोर्ट से रिलेटेड वो नियुक्तियाँ करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, मतलब कि वो स्टेट में आता है। ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति हैं, जब आर्टिकल 359 का यूज करते हैं तब वो आते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग जब राष्ट्रपति करेंगे तो वहाँ पे उसको देख लेंगे, आर्टिकल 359। अभी आप लोग इतना माइंड में मत जाइएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 क्या बताता है कि ऐसे
जैसे कानून कौन बनाती है? पार्लियामेंट। लेकिन कभी कभी सोचो कि अगर यही जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, यही अधिकार और लेने का कानून अगर वो बना दे तो उसी लिए आर्टिकल 13 है कि ऐसे कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट से असंगत होंगे या कहें उनके विरुद्ध होंगे तो उनको जो है कोर्ट जीरो कर देगा। ठीक है, तो अब इसी में दो चीज़ निकल के आता है, एक इसमें 13(1) पढ़ते हो, एक 13(2) पढ़ते हो। ये संविधान लागू होने के पहले का है, ये संविधान लागू होने के बाद का है। इसमें हम लोग दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, तो एक्लिप्स का मतलब समझो कि ऐसे समझो कि ऐसे कानून जो हमारे संविधान लागू होने के पहले के हैं लेकिन वो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हैं तो उनको ढक दिया जाता है। जैसे समझो कि ये इतना कोई कुछ राइट है उसको जो है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है तो उसको भी ढक दिए हैं। बाद में जब जो है हमारी पार्लियामेंट जब उस पर कानून बनाएगी तब वो अपने आप बाहर आ जाएगा। सर्विलिटी का मतलब इतना समझो कि कोई अगर कानून बना, पूरा कानून अब रिवील नहीं होगा या कहें पूरा कानून को जो है रिपील करके उसको हटाएंगे नहीं, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो ऐसे कानून जो वायलेट कर रहे हों, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 14 में एक बार वो किया गया था कि मतलब 14(1) में, तो उसमें जो अधिकार वायलेट हो रहे थे उन्हीं को हटाया जाएगा, पूरा का पूरा कानून नहीं हटाया जाएगा। तो ये कौन सा बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, अब हमारे फंडामेंटल राइट को लेके कुछ केसेज हुए थे, ये बस इतना पूछेगा कि इसके बारे में आप लोग गूगल करेंगे वो करेंगे तो बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ लो, लेकिन कोई तो फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग उसमें बार बार यही पूछेगा कि इसमें फंडामेंटल राइट को जो है संशोधन करने की अनुमति मिलती है, किसमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो पहला जो केस जाता है शंकरी प्रसाद का, उसमें 4 केसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक शंकरी प्रसाद का जो कि 1951 में होता है, दूसरा सज्जन सिंह का मामला जो कि 1965 में होता है, तीसरा गोलकनाथ का मामला जो कि 1967 में होता है, उसके बाद चौथा जो मामला होता है 1973 का, जिसे आप बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हो, केशवानंद के नाम से जानते हो। तो ये तो हम ये चारों करते हैं। तो ऐसे याद रखो कि शंकरी कब 1951, सज्जन 1965, गोलकनाथ 67, केशवानंद 73। ठीक है, तो अब इसमें बस याद करना है कि फंडामेंटल राइट को किसमें बोले कि इसको अमेंड कर सकते हैं, इसको नहीं। तो सोचो कि शंकर जी हैं, अब कोई शंकर भगवान मतलब शंकर गए, ठीक है, शंकर का केस पहुंचा शंकर जी का कहाँ पे? कोर्ट में। अब शंकर जी एकदम से सीधे साधे, अब कोर्ट जो बोलेगा सुन के आ गए। क्या बोले? कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकते हो, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है उसको लिया भी जा सकता है। ठीक है, 1951 का है, उस समय हमारी पार्लियामेंट वही है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, यानी कि संविधान सभा वाले ही पार्लियामेंट में भी हैं। तो कोर्ट भी सोच रहा है कि यही लोग तो संविधान बनाए हैं, क्या इनके विरुद्ध जाएं, कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे, तो फंडामेंटल राइट में संशोधन की अनुमति मिल जाती है। अब उसके बाद जाते हैं सज्जन भैया। सज्जन भैया लग ही रहा है कि कोर्ट का कुछ विरोध वगैरह करेंगे नहीं। ठीक है, तो सज्जन सिंह जाते हैं, सज्जन भैया को भी बोल दिया जाता है कि देखो तुम्हारे भी राइट्स को हम ले सकते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट में यहाँ भी संशोधन हो सकता है। अब इसके बाद जाते हैं गोलकनाथ। गोलकनाथ वही समझो कि एकदम कट्टर वाले, गोला बारूद लेके गए। अब सुप्रीम कोर्ट देखा तो डर गया, बोला कि देखो भाई इसके पहले जो भी हो, अब मुझे अपनी भी जान प्यारी है, इसने बोला कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जो है मतलब कि ये किसी व्यक्ति के रहने के लिए या उसकी गरिमा के साथ में जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरी ही है। ठीक है, तो गोलकनाथ में क्या बोले? फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं हो सकता है। अब उसके बाद सरकार थी इंदिरा गांधी की। आप लोग देखेंगे कि जो है वो जब हम लोग अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो 24, 25, 26 ये सब यही सब रिलेटेड है कि वो जो है कोर्ट कुछ बोल रहा है, इधर इंदिरा गांधी कुछ कर रही हैं। ठीक है, तो अब ये बात है 1973 की, केशवानंद का मामला जाता है। जो भी मामला कोर्ट से जाता है इंदिरा गांधी उसको पलट देती हैं। अब केशवानंद के मामले में सुप्रीम कोर्ट बोलता है देखो आपको जो करना है वो करो, कहीं आपको संशोधन करना है वहाँ करो, आपको फंडामेंटल राइट में ही संशोधन करना है ना, ठीक है वहाँ भी कर लो, लेकिन एक नाम है बीएस क्या? बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो। अब इंदिरा गांधी बगल में खड़ी थी, वो बोली कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बताओ, जिससे इसमें भी तो मैं संशोधन कर दूं। कोर्ट बोला ना ठीक है, ये मैं समय पे आपको बताऊंगा, अभी आपको बता दूं, पता लगे कि आप इसको भी हटा दो। वो बोले कि देखो जो भी है आप संशोधन करते रहो, बस संशोधन करने के बाद वो कहाँ पे आएगा? मेरे पास में, क्योंकि अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसका है? कोर्ट का। ठीक है, तो कोर्ट बोला देखो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, यानी कि
कुछ भी आप करो, बस बस मतलब बीएस, बीएस बेसिक स्ट्रक्चर, मैं ही बताऊंगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये कई बार पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे मूल संविधान में था, तो नहीं था। कब आया? केशवानंद मामले में आया। कब? 1973 में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के अधिकार हैं, उसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहला अधिकार है समता का अधिकार। अच्छा, आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्या ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अच्छे से कवर किया है, लेकिन अब जान रहा हूँ 17, 18 या कहें कि जो 19 है, 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या 23, 24 में सिर्फ ये जानना है कि यहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो हर एक आर्टिकल को उतना ज़्यादा हम लोग तवज्जो नहीं देंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से करेंगे, लेकिन आर्टिकल सारे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को चारों मंत्र पता है ना, उन चारों मंत्र को आप लोग हमेशा रिकॉल करिए। कोई भी क्लास करने के पहले पहला क्या, हमारे माइंड के या कहें हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, 10 लाख जीबी। दूसरा कि जीएस क्या है, एक पेज पे कुछ लिखा हुआ है, पेज पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड होगा, वो हिंदी या इंग्लिश का होगा, और कुछ नंबर्स होंगे। ये आपके माइंड में रहेगा, तो आपको ये नहीं लगेगा कि पॉलिटी हार्ड है या फिर इकॉनमी हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये डिपेंड करता है पढ़ाने वाले पे, वो आपको बस पीपीटी दे के जाता है या वो आपको ऐसे समझाता है कि वो आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके सामने जो स्टूडेंट है उसको समझ में ना आए, उसको इतना ज़्यादा प्रिपेयर होकर खुद ही आना पड़ेगा कि चीज़ों कैसे वो रिलेट करे कि बच्चों को माइंड में चले जाए। तो यही चीज़ हमको करना है कि जिससे हम लोग जो पढ़ें यहीं पे याद हो जाए। और तीसरा हम लोगों ने क्या किया था, हर एक टॉपिक उसकी औकात के अकॉर्डिंग हमको करनी है, ठीक है। जिस टॉपिक की जितनी औकात उसको उतना टाइम और उसमें उतना कंटेंट, ठीक है। चौथा हम लोगों ने क्या किया था, ट्रिपल आर, RRR, मूवी नेम। ट्रिपल आर हम लोगों ने क्या किया था, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्लास स्टार्ट हुआ, आप लोग अच्छे से किए, क्लास खत्म हुआ, आप लोग इसको लिखो, रिवाइज करो, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ठीक है। अब इसमें जो आर्टिकल 14 आता है वो बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी का, ठीक है, यानी कि समता का अधिकार। इसमें दो चीज़ आती है, ये दोनों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधि द्वारा समान संरक्षण। इनको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। विधि के समक्ष समानता मतलब कि इसमें ये बोलता है कि लॉ के सामने सभी लोग समान हैं, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, कोई पीएम हो या कोई एक प्रधान हो, ठीक है, कोई कहीं पे भी है, सब विधि के समक्ष क्या है, समान है। ये हमने कहाँ से लिया था, यूके से लिया था। ये अपने आप में निगेटिव है। ऐसे समझो कि जैसे कोई एक बच्चा बहुत दुबला पतला है, एक बच्चा बहुत मोटा है, ठीक है, और वो एक ही माँ के बच्चे हैं, ठीक है। अब अगर माँ अगर ये करे कि जो दुबला बच्चा है और जो मोटा बच्चा है 1 लीटर दूध आया, दोनों को बराबर दे दी, आधा लीटर दुबले बच्चे को और जो है आधा लीटर ही जो मोटा तगड़ा एकदम गामा पहलवान की तरह है उसको भी दे दी। क्या वहाँ पे माँ न्याय कर रही है, दोनों बच्चों के साथ में न्याय कर रही हैं? नहीं कर रही है ना। तो जो दुबला बच्चा है उसको दूध की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको प्रोटीन विटामिन इन सब की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या है, विधि के समक्ष समानता, ये अपने आप में क्या है, निगेटिव। अगला है विधि द्वारा समान संरक्षण। ये हमने कहाँ से लिया, यूएसए से, और ये अपने आप में पॉजिटिव है। ये बोलता है कि जो समान है उनके साथ में समान व्यवहार किया जाए। जैसे अगर राष्ट्रपति हैं और मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है, अब राष्ट्रपति को जो मतलब कि जो सुरक्षा मिली हुई है, अगर मैं भी मांग करूं कि देखो मुझे भी यही सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है सभी के लिए? नहीं। तो ये चीज़ हम लोगों ने यूएसए से लिया है। तो ऐसे समझो कि यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उनको ज़्यादा पावर है, उन्होंने अपने लिए बोला कि देखो ऐसा कुछ होना चाहिए जो हमारे लिए सेपरेट हो, जिसमें हमको जो है एक संरक्षण मिलना चाहिए कि अगर कोई वही है कि कोई बम उम फेंके तो मुझे जो है गुप्त मार्ग से बाहर निकाल दें या एसपीजी वगैरह घेरा कर लें, ऐसा ऐसा आप समझ लो। हमने कहाँ से लिया, यूएसए से। ये अपने आप में पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। अच्छा, पॉलिटी में कुछ टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में ही समझ में आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंग्लिश में समझ में आएगी उसको इंग्लिश में करेंगे, जो हिंदी में समझ में आएगी उसको हिंदी में करेंगे। बेसिकली हमको जो भी है अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। सीए जब आया था, आप लोगों ने गृह मंत्री का भाषण सुना होगा अमित शाह जी का, तो वो सीए के संदर्भ में बोलते हैं कि सीए एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित है, जो कि आर्टिकल 14 बोलता है कि हम विभेद कर सकते हैं, लेकिन वो कैसा हो, मतलब कि एक तर्क संगत हो। जैसे सीए के केस में सारी चीज़ें तर्क संगत है कि वो किसी का अधिकार छीन नहीं रहा है, वो जो है नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं है, या फिर वो जो है
इस कंट्री से इस समुदाय के लोगों को ले रहा है, तो ये तर्क संगत है, उसमें जो है उसको बताया गया है। तो ये कहाँ पे आता है, ये टर्म आर्टिकल 14 वहाँ पे आता है, ठीक है। तो सीए के संदर्भ में आप लोग देखते हो, रिजर्वेशन के संदर्भ में देखते हो। तो अभी हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। ये बोलता है कि भेदभाव नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन धर्म आपको समझ में आ रहा है, रेस मतलब मूल वंश, प्रजाति कि वो जो है उस प्रजाति के हैं, उस प्रजाति के, तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कास्ट आपको समझ में आ रहा है, जेंडर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ आपको समझ में आ रहा है कि कोई यूपी में पैदा हुआ है तो कोई हरियाणा में पैदा हुआ है, इसकी वजह से वो नहीं होना चाहिए भेदभाव। तो ये बताता है। अब कुछ इसमें आर्टिकल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको करते हैं। 15(3), 15(4) ये नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ठीक है। और इसको ऐसे समझो जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि एक माँ के दो बच्चे हैं, एक बहुत दुबला पतला है, एक बहुत मोटा तगड़ा है। क्या माँ को दोनों के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए कि जैसे अगर 3 रोटी है तो क्या 2 रोटी गामा पहलवान को दे दे, 1 रोटी उस बच्चे को दे जो कि कुपोषण का भी शिकार हो सकता है? नहीं। तो वो क्या करेगी माँ की, जो दुबला पतला है या जो कुपोषण का शिकार है उसको क्या देगी, 2 रोटी देगी, और उसको क्या देगी, गामा पहलवान को 1 रोटी देगी, ठीक है। तो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे राइट्स दिए हैं जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन की है। तो उसको देखते हैं। 15(3) स्त्री और बच्चा से रिलेटेड है। 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, SC ST, इन सब के लिए है। तो ये सब क्या है, एक्सेप्शन में आते हैं। 15(5) किसके रिलेटेड है, OBC के, ठीक है, जो कि 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन याद आ रहा है, तो उसके बेस पे एजुकेशन में दिया जाता है, ठीक है। 15(6) EWS 10% रिजर्वेशन कहाँ पे, एजुकेशन में। इसको याद करने का अगर वो है, जैसे स्त्री है, स्त्री के साथ में अगर बच्चा होगा तो स्त्री, पुरुष, बच्चा, तो क्या हो गए, 3 हो गए। तो 3 से 15(3) 4, SC ST 2 2 4, 15(4), 15(4) में क्या, SC ST जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। 15(5), 15(5) में क्या, OBC, इसको याद कर लो। 15(6), 15(6) क्या बताता है, EWS, EWS कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, 103वां अमेंडमेंट। तो 103, इसमें 3 आ रहा है, 3 से EWS 3 लेटर्स, और 3 का दोगुना कर दोगे तो 5 मतलब 6 में चला जाएगा, तो यानी कि 15(6), ठीक है। देखो इसको बताने का एक सिंपल, जैसे कुछ लोगों को याद होगा, उनको लग रहा होगा कि ये याद क्यों करा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको ये सब चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम होती है, आर्टिकल्स याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मैंने उसको अपने दिमाग में रखा है, रिलेट करके वो चीज़ें करके, अगर आप लोग बैठोगे, आप लोग जो मैंने 2-3 साल में सीखा है वो आपको मैं 30 से 40 मिनट में देता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है थोड़ा 2-4 मिनट ज़्यादा लग सकता है, लेकिन चीज़ें अगर आपको याद हो जाए, हो सकता है कि आप लोग ही कोई आर्टिकल याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, मैं किसी ट्रिक से या किसी प्रीवियस मेमोरी से उसको लिंक कर दूं, शायद वो आपको याद हो जाए। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूं। तो 2-4 मिनट के लिए आप लोग ये मत सोचिए कि ये ट्रिक क्यों बता रहा है, आपको याद हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को याद नहीं रहता है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, किसमें, रोजगार में। ये बोलता है कि जो रोजगार है, रोजगार में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि ये जो है PM का बेटा है, ये CM का बेटा है, ये प्रधान का बेटा है, तो इसको जो है नौकरी में जो है नौकरी इसको जो है इसमें वरीयता दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बोलता है रोजगार में सभी को जो है बराबर का हक है, ठीक है, सभी को एक इक्वल ग्राउंड मिलना चाहिए। अब उसी में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, एक तरफ तो वो देगा लेकिन दूसरी तरफ से लेगा भी, ठीक है। तो उसमें एक आर्टिकल आता है 16(4) जो कि आरक्षण की बात करता है, रिजर्वेशन की, ठीक है। और एक 16(4)A है, ये भी रिजर्वेशन की बात करता है, लेकिन किसमें, प्रमोशन में, ठीक है। एक 16(6) है, ये किसकी बात करेगा, ये बात करता है EWS का, जो अभी 103वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आप याद रखिएगा। इसी में एक केस बार बार पूछते हैं, इंदिरा साहनी का केस, ये जो है आरक्षण से ही रिलेटेड मामला था, तो ये इंदिरा साहनी केस में जाता है। तो उन्होंने बोला कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा, जबकि बहुत सारी स्टेट में है भी। तो रिजर्वेशन ये मेंस का टॉपिक है, जब हम लोग आरक्षण एक दिन किसी अच्छे तरीके से उसमें कैसे कैसे आरक्षण आया, उसमें कौन कौन से जजमेंट उससे रिलेटेड हैं, हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो 50%
इन्होंने बोला कि 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपर्याप्तता का ध्यान रखो कि मतलब कि किसको देना है किसको नहीं देना है। दक्षता जो कि आर्टिकल 335 में आप लोग पढ़ते हो, ये मतलब इसमें ये आता है कि आप लोग 2 आरक्षण, लेकिन आप लोग दक्षता का भी ध्यान रखो कि ऐसे लोगों को, अभी जैसे मान चलो कि आईपीएस या आर्मी है, आप उसमें भी पता लगा कि आप जो है किसी दिव्यांग को बोल दिए कि ठीक है उसको आरक्षण देके उसको ले लो, लेकिन आर्मी हमेशा युद्ध कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो उसको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो ऐसा नहीं है कि जो है दक्षता का ध्यान रखें, तो उसको जैसे डॉक्टर हैं वो हैं, डॉक्टर किसी भी बना देंगे, पता लगा कि ऑपरेशन करना है हार्ट का और निकाल लिया किडनी, ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। 17 है अनटचेबिलिटी का, ठीक है, तो अनटचेबिलिटी 17 से खतरा, यानी कि आप अगर छुआछूत और ये सब करोगे तो छुआछूत लोग जो निचली कास्ट के लोग हैं, लोग उनको खतरे के रूप में देखते हैं कि अच्छा इनको छुओ मत, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये जो छुआछूत का था, तो अनटचेबिलिटी, उसके लिए जो गवर्नमेंट आर्टिकल 17 लेके आई, यानी कि 17 से खतरा अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 क्या बात करता है? टाइटल को उठाने का। 18 टाइटल, 18 मत पढ़िए, 18 टाइटल, ठीक है। लेकिन टाइटल ना देने के बाद, जैसे कि अंग्रेज क्या करते थे, किसी को नाइटहुड की उपाधि दे दी, किसी को राय साहब की उपाधि दे दी, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि लोग उसके प्रति एक भक्ति का वो बनाने लगते हैं, अच्छा इन्होंने ये उपाधि दी है तो ऐसे, ठीक है, तो इसलिए जो है टाइटल को हटा दिया गया। लेकिन सेना और एजुकेशन, जैसे आप डॉक्टर की उपाधि देखते हो, ठीक है, सेना में आप देखते हो कि उनको जो है परमवीर चक्र मिला, उनको वो मिला, ठीक है, तो ये चीज़ अभी भी है, ठीक है, तो ये जो है एक्सेप्शन में आता है, ठीक है, इसको लिया जाएगा। या ऐसे टाइटल जिसमें राष्ट्रपति परमिशन दे दे विदेशों से, तो वो भी टाइटल जो है मान्य होंगे। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 ये। तो समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हम लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19(1) में 6 चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो इन 6 को अच्छे से करेंगे। 19(2) वो जो है ये जो अधिकार दिए गए हैं उसमें बोला गया है कि तुम्हारे पंख भी दिए हैं उड़ने को, अब 19(2) के तहत जो है कैंची की तरह मतलब ऐसे करके काट देंगे, तो 19(2) काटने का है, यानी कि पंख इसमें कतर देते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये क्या बताता है? स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 को करते हैं, इसमें 6 चीज़ें आती हैं। पहला आता है अभिव्यक्ति का, यानी कि मैं आप लोगों के सामने विचार अपने रख रहा हूँ, अभिव्यक्ति दे रहा हूँ, तो ये मेरा राइट है, ठीक है। लेकिन अब ऐसी अभिव्यक्ति ना दूं, पता लगे कि अभी मैं कुछ ऐसा जोशीला भाषण दूं और आप लोग अभी छुरी तलवार लेके बाहर निकल गए, ठीक है, फिर गवर्नमेंट आएगी हमारे ऊपर एनएसए लगाएगी और एनएसए लगा के ले जाके हमको जेल में डाल देगी 3 महीने के लिए, ठीक है। तो अभिव्यक्ति करनी है, लेकिन ऐसा नहीं करने को उससे जो है सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर ये सब खतरे में पड़ जाए। तो पहला क्या बोलता है? अभिव्यक्ति, ए अभिव्यक्ति, ठीक है, ए से क्या रिलेट करोगे? अभिव्यक्ति। बी से क्या? बी बोलता है कि जो है हमको, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो इसको जो है ये बी का है, ठीक है, ये सी का है, ठीक है, ठीक है। बी क्या बोलता है कि हमको सम्मेलन करने का अधिकार है, ठीक है, यानी कि हम जो है कहीं पे जो है सम्मेलन बना सकते हैं, ठीक है, वो कौन सा बोलता है? बी बोलता है। सी क्या बोलता है? संघ बनाने का अधिकार बोलता है, ठीक है, कि जैसे आप लोग सहकारी समितियों वाला वो किस में जोड़ा गया? 19(1) में जोड़ा गया, ठीक है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? इसमें। अब बात करते हैं संचरण की। संचरण, अब देखो संचरण का मतलब है कि दौड़ना, डी से दौड़ना। दौड़ना कैसे होगा? आप लोग, दौड़ने वाला कौन होगा? आदमी होगा। वो कहाँ कहाँ दौड़ सकता है? अंदर दौड़ सकता है, बाहर दौड़ सकता है। तो इसको हम 3 चीज़ों से रिलेट करते हैं। पहला, संचरण करने का अधिकार है, लेकिन जो एड्स पीड़ित हैं, जैसे मुंबई हाई कोर्ट बोला था कि जो एड्स पीड़ित वगैरह हैं, इनको जो है अब कहीं भी ये नहीं घूम सकते हैं कि पता लगे कि हर एक जगह फैला ही रहे हैं। तो ये हो गया। एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। बाह्य किस में है? आर्टिकल 21 में है। तो आप लोग इसको बार बार इसको ध्यान दीजिएगा कि जो विदेश जाने का अधिकार है वो किस में है? आर्टिकल 21 में है। लेकिन आंतरिक रूप से जो संचरण करने का अधिकार है वो किस में है? वो 19(1) के 4 में है, ठीक है। अगला है निवास का अधिकार, ठीक है, कि हमको जो है निवास अपना आवास बना के रहने का अधिकार है, ठीक है। तो 5 से वाइफ के साथ में आप कहीं भी रह सकते हो। ये जो है कौन बोलता है? 19(1) का 5वां वाला बोलता है, ठीक है। अब ई वाला, अब उसके बाद है व्यापार का अधिकार, ठीक है।
ये क्या बोलते हैं जी, ठीक है। एफ हटा दिया गया था, मैंने क्या बोला था 19(1) का एफ हट चुका है, इसीलिए क्या है जी है। 19(1) एफ और 31 ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, इसलिए इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, व्यापार से, ठीक है। अब व्यापार भी आप हर एक व्यापार नहीं कर सकते हो, जैसे आपको व्यापार का राइट मिल गया, पता लगे कल से जो है आप लोग बम गोला बारूद ये सब बनाने का, तो मैंने बोला कि अगर आपको अधिकार मिले हैं तो वो छीने भी गए हैं। निवास आप हर एक जगह नहीं कर सकते हो, आप घूम भी हर एक जगह नहीं सकते हो। पता लगे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट में जो है जैसे हम लोगों ने उस दिन किया था पहले लेक्चर में ना, कि वहाँ पे IPR का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सॉरी ILP का कॉन्सेप्ट है, तो वो है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ जगह रिस्ट्रिक्टेड हैं कि आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे नहीं जा सकते हो। पता लगा कि जो है कि आप लोगों को बस अधिकार मिल गया, कहीं भी दौड़ रहे हो, ठीक है। तो ये 19(2) क्या करता है, हमारे पंख को काट देता है, ठीक है। जैसे हमने बोला लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, ठीक है, सुरक्षा के आधार पर, एकता अखंडता के आधार पर, ठीक है। तो वो हो गया। आर्टिकल 20 क्या करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन की बात करता है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला कि अगर आप जो है किसी चीज़ में आपको दोषित ठहराया गया है, ठीक है, तो आपके पास में प्रोटेक्शन करने का अधिकार है। तो वो क्या बोलता है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, 1 2 3। इसमें बात ये करता है कि अगर कोई भी गलती मैंने आज करी है तो कानून भी आज का ही होना चाहिए, मतलब कि उसी समय से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि गलती मैंने आज ये गलती करी है, कानून आप जो है पुराना कोई बना के मुझको इसमें वो कर दो, लेकिन अगर आज कानून नहीं बनाए तो मुझे आज के कानून के हिसाब से ही सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये क्या बोलता है कि जो भी होगा सज़ा उसी समय के अनुसार मिलेगा। एक अपराध के लिए एक सज़ा, एक अपराध एक सज़ा। अब ऐसे समझो कि जैसे मान चलो कि मैंने कोई अपराध किया, जैसे मैंने किसी को मार दिया, ठीक है। अब पता लगा कि मैंने उसको आज मारा, आज मुझे सज़ा मिल गई, कल मैं वहाँ से छूट के आया, फिर आगे पुलिस मुझे अरेस्ट कर ली, फिर बोली कि अच्छा वो आपने तो परसों मतलब कि ये अपराध तो किया था, चलो फिर से जेल में जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। खैर, तो ये हो गया। और खुद के विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जा सकता है, ये भी जो है हमको ये राइट्स मिला हुआ है। जैसे जब कभी आप कोई गलती करते हो तो पुलिस आपको अरेस्ट करती है, पुलिस आपको ले गई थाने, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से मारती है, 3rd डिग्री टॉर्चर करती है कि ये कब बुलवाने के लिए, वो कब बुलवाने के लिए। आप कुछ भी वहाँ पे बोलो, वो कोर्ट के सामने वो मान्य नहीं होता है। कोर्ट जो है गवाही अपने सामने लेता है, तो उसको भी पता है कि अगर पुलिस ले गई है तो आपको हो सकता है आपको जबरन जो है आपसे बुलवाई हो, तो ये उतना उसको भी पता है। तो खुद के विरुद्ध ही साक्षी खुद को नहीं बनाया जा सकता है। ये कौन बोलता है, 20। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ठीक है। हिंदी में बोले तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। इसमें कुछ राइट्स मिले हुए हैं और कुछ राइट्स समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसमें जोड़ती भी जा रही है। इसमें कम से कम अभी समझो कि 100 से भी ज़्यादा राइट्स इसमें आ गए होंगे। जैसे इसमें राइट टू स्लीप का है, विदेश जाने का अधिकार, जैसा कि हमने कहा कि संचरण का अधिकार है, अंदर कहाँ पे 19 के तहत, 20 कहाँ पे 21 के तहत जो है विदेश जाने का। राइट टू लव है, ठीक है, प्यार करने का अधिकार है। अब प्यार करने का अधिकार है तो ये पढ़ के जो है किसी से भी प्यार मत करने लगिए। पता लगे कि प्यार का आपको अधिकार मिल गया तो सड़क चलते जो है जो भी पसंद आया प्यार करने लगे, पता लगा कि आपने उसको जो है आई लव यू बोला और वो चप्पल निकाल के मार दी। तो ऐसा नहीं है, राइट टू लव है लेकिन विथ कंसेंट है, ठीक है। तो प्यार करने का आपको अधिकार है, ठीक है। आश्रय, कहीं आपको घर बनाने का अधिकार है। पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर का अधिकार है, ठीक है। दिल्ली के संदर्भ में शायद ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ का आप लोग पोल्यूशन और पानी ये दोनों आप देख, अच्छा दिल्ली का ही नहीं हर एक जगह का शायद हो सकता है। तो खैर ये तो हर एक जगह की ये प्रॉब्लम है, पोल्यूशन और वाटर और एयर का। आप लोग जितनी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट पढ़ते हो उसमें ये चीज़ें देख सकते हैं। आर्टिकल 21 की बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की। राइट टू एजुकेशन 86वां अमेंडमेंट होता है 2002 में। एक्चुअली जो 86वां अमेंडमेंट होता है उसके थ्रू 3 जगह चीज़ें जोड़ी जाती हैं। पहला 21 से यहाँ पे राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं राइट टू एजुकेशन उनका अधिकार है, ठीक है। इसी के द्वारा जो है जो 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है उसको जोड़ा गया था। इसी के द्वारा जो DPSP में आर्टिकल 45 आप लोग पढ़ते हैं, ये क्या बोलता है आर्टिकल 45
6 साल से जो कम के बच्चे हैं उनको जो है पढ़ाने का अधिकार राज्य का है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी ये जो है ये भी बात करता है कि जो बच्चों को पढ़ाने का अधिकार है वो उनके माता पिता का है। ठीक है, तो ये भी बात करता है। तो आर्टिकल 21 ये हो गया। आर्टिकल 22 बात करता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। इसमें 2 प्रकार के हैं, एक साधारण कानून के तहत, एक दंड विषयक कानून के तहत। ठीक है, जो साधारण कानून के तहत होता है उसमें आपको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस आपको जो है नहीं रख सकती है, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। वो क्या करती है, जब किसी को 24 घंटे के बाद रखती है तो उसको पता है कल से जो है छुट्टी होने वाली है, तो जिस दिन छुट्टी होने वाली रहेगी उसके एक दिन पहले गिरफ्तार करेगी, जिससे जो है उसको कुटाई का भी टाइम मिल जाए और जो है आपको अगले दिन फिर जाके पेश करेगी। तो उसमें जो 24 घंटे में छुट्टी वाला टाइम शामिल नहीं है। ठीक है, 24 आवर्स। और ऐसे जिसमें जो है जो दंड विषयक है या फिर जिसमें जो है जो बहुत बड़े, जैसे आप एनएसए के तहत जो है 3 महीने कस्टडी जो है कस्टडी में रखने का वो है एनएसए। जैसे आप इसके पहले मीसा पढ़े होंगे। ठीक है, मीसा जिसमें लालू को गिरफ्तार किया गया था, फिर आने के बाद वो अपने लड़की का नाम मीसा रखते हैं। ठीक है, टाडा, ठीक है, जिसमें संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, AK-47 रखने के लिए, तो वो सब भी हैं, वो सब हटा दिए गए, तो उनको पढ़ने की नीड है नहीं। एनएसए आप लोग जानते रहिए, एनएसए 3 महीने तक जो है NIA वगैरह ये रख सकती हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड बनाना पड़ेगा, तब वो बताएगी कि आप जो है 3 महीने से ज़्यादा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। ठीक है, डिटेंशन 2 प्रकार का होता है, एक प्यूनिटिव, एक प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन वो होता है जिसमें कोर्ट ने आपको दोषी बना दिया है कि आप जो है ये अपराध किए, इसके लिए आप दोषी हैं, उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें यह है कि जैसे आप दोषी नहीं हैं लेकिन आपको जो है शक के आधार पर, ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, पति पत्नी है, पति अगर कोई गलती नहीं की है, पत्नी कोई गलती नहीं की, लेकिन अगर उनको डाउट है, शक के आधार पर वो बता देती हैं कि हाँ मतलब कि ये दोषी हो कि नहीं हो। ठीक है, जैसे उसमें बाल देख के बता देती हैं, आपके शर्ट में बाल लगा है, या बहुत सारी चीज़ें फ़ोन देख के बता देंगी, या फ़ोन जो है वेटिंग पे तो भी बता देंगी, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब शक के आधार पर कि आपको दोषी बनाया जाएगा। जैसे जब आचार संहिता, जब चुनाव होने वाला रहता है उसके कुछ दिन पहले आचार संहिता लगती है। आचार संहिता में क्या होता है कि ऐसे जो गांव के आसपास के या ऐसे लोग जो अपने आप को थोड़ा सा दादा बाबा ऐसे समझते हैं, तो पुलिस उनको जो है 10-15 दिन के लिए उठा के जेल में रख देती है। बोलती है देखो मुझे पता है कि आप लोग ये गलती नहीं करोगे, लेकिन आपने पास्ट में ऐसा किया है, आपका बैकग्राउंड ऐसा है, इसलिए आप जो है हो सकता है कि आप जो है चुनाव की हेल्थ के लिए जो है हानिकारक हैं, तो इसलिए जो है आपको रख लेते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 23 की। 23 ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जो मानव तस्करी होती है, मानव तस्करी करके जैसे उनसे जो है अलग अलग काम कराए जा रहे हैं, जैसे बच्चे हैं उनकी तस्करी करके उनको जो है कहीं लगा दे रहे हैं। जो अभी आप बांग्लादेश से देख रहे थे ना, कितनी सारी लड़कियों को लाके जो है मतलब कि मूवी बनाने के चक्कर में लेके आते हैं और उनसे जो है मतलब कि एज अ सेक्स वर्कर का काम करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रैफिकिंग। 23 ट्रैफिकिंग। 24 किससे रिलेटेड है? 24 चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। ठीक है, चाइल्ड की जो परिभाषा दी गई वो 14 साल से कम की दी गई है, तो 14 का 4 ले लो। ठीक है, 4 14 किससे? चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो 24-14, तो 23-24 में कंफ्यूज मत होइएगा, ये शोषण का अधिकार है। अब बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो हमको मिला है। इसमें 4 आर्टिकल हैं, 25, 26, 27, 28। ठीक है, 25 क्या बोलता है? हमको कोई भी धर्म का अंतःकरण मतलब उसको मानने की, यानी कि हमारा कंसाइन जो भी धर्म मानने का वो करता है, जैसे हिंदू धर्म हम मानेंगे या इस्लाम धर्म मानेंगे या सिख बुद्धिज्म, जो भी मानना होगा वो मैं मानूंगा। कोई स्टेट नहीं बताएगा कि आपको ये मानना है ये नहीं मानना है। तो अंतःकरण का, उसका प्रचार भी करने का अधिकार मुझको है। ठीक है, तो 25 क्या बोलता है? 25 प्रचार, याद रहेगा, 25 प्रचार। 26 क्या बोलता है? प्रबंधन का। ठीक है, 26 यानी कि जो धर्म हम मान रहे हैं उनका प्रबंधन भी करने का अधिकार दिया गया आर्टिकल 26 में। 27 बोलता है कि जो अगर धर्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे सिखों का आप देखे होंगे कि जैसे दिल्ली में है बंगला साहिब गुरुद्वारा है। ठीक है, वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक जो है लंगर खिलाया जाता है। अब वो तो धर्म का काम कर रहे हैं,
यानी कि जो सामान वो लेते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो SGST या IGST ये सब पड़ता है, CGST, इस पे गवर्नमेंट उनको छूट दे देती है। बोलती है देखो आप तो धर्म का काम कर रहे हो, एक तो आप ऊपर से धर्म का काम कर रहे हैं तो मैं आपको सता कैसे सकती हूँ, तो सता 27 यानी कि सताएंगे नहीं, यानी कि कर नहीं लेंगे। ठीक है, तो कहाँ बोला गया, 27 में सताएंगे नहीं यानी कि कर नहीं लेंगे। 28 क्या बोलता है कि जो ऐसे कॉलेज जो कि गवर्नमेंट एडेड हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड यानी कि गवर्नमेंट जो है उसमें पैसे दे रही है या गवर्नमेंट की ही हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है धर्म से रिलेटेड या धार्मिक शिक्षा वहाँ पे नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 28 आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की। ये कहाँ पे है, ये है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। अच्छा, अल्पसंख्यक की डिफिनीशन जो है हमारे संविधान में दी नहीं गई है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अल्पसंख्यकों की जो डिफिनीशन है, अल्पसंख्यक की परिभाषा, डिफिनीशन ये जो है नहीं दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 किसकी बात करता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि, इनके संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, उनको शिक्षण संस्थान का अधिकार है। जैसे आप लोग, जैसे उनकी लिपि है, जैसे जो सिख हैं उनकी गुरुमुखी लिपि है, ठीक है, जैसे जो हिंदी बोल रहे हैं उनकी देवनागरी लिपि है, जो इंग्लिश बोल रहे हैं उनकी रोमन लिपि है। ठीक है, तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी, क्योंकि वो तो कम संख्या में है, अगर वो अपनी भाषा का वो नहीं करेंगे तो जैसे बहुत सारी भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो है उसके लिए आर्टिकल 29 किया गया। आर्टिकल 30 बोलता है कि जैसे मैं बहुसंख्यक हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, अगर कहीं पे मैं स्कूल खोल रहा और कहीं पे एक सिख या एक मुस्लिम खोल रहा है, तो जो सिख या मुस्लिम होंगे उनको शिक्षण संस्थान खोलने में वरीयता मिलेगी, यानी कि सेम, अगर सेम चीज़ें मैं भी दे रहा, सेम चीज़ें वो भी दे रहे हैं, पैसे वगैरह सब दे रहे हैं, लेकिन उनको जो है उस चीज़ में वरीयता दी जाएगी। तो आर्टिकल 30 क्या बोलते हैं, शिक्षण संस्थान में वरीयता मिलेगी किसको, अल्पसंख्यकों को। अब बात करते हैं, ये तो हो गया 30। आर्टिकल 31 क्या बोलता है, आर्टिकल 31 जो है जैसे कि वो ख़त्म कर दिया गया, ये किससे रिलेटेड था, राइट टू प्रॉपर्टी से। लेकिन आर्टिकल 31 में दो चीज़ें जोड़ी गई थी, एक बी और एक 31C। बी क्या बोलता है, बी से आप बोरा याद रखो, बोरा से ऐसे याद रखो जो 9वीं अनुसूची है। देखो जब हम लोग अमेंडमेंट करेंगे तो उसमें अनुसूची में तो हम लोग किए ही थे, पहले अमेंडमेंट के द्वारा 9वीं अनुसूची आती है। 9वीं अनुसूची उस समय जब भूमि वगैरह के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो जमींदार हैं वो अपनी भूमि दे नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट को सड़क बनानी है, या जो गरीब हैं, जो सीमांत किसान हैं, उनको जो है ज़मीन देनी है। तो उस समय नेहरू के सामने जो हमारे PM थे उनके सामने यही सबसे बड़ी दुविधा थी। तो उन्होंने क्या किया, पहला अमेंडमेंट लाया, उसमें 9वीं अनुसूची कर दी जिससे कोई कोर्ट के पास में ना जाए। तो 9वीं अनुसूची में जो चीज़ बोर्ड देते थे, बोर्डने का मतलब बी, ठीक है, 31B, यानी कि ये भी राइट्स ही हैं। ठीक है, 31B में जो चीज़ बोर्ड दिए उसको जो है कोर्ट निकाल नहीं पाएगा, ये मामला चला। लेकिन एक मामला जाता है मिनर्वा मिल्स का जाता है, या फिर एक मामला जाता है कोहेलो केस जाता है, उसके थ्रू उसमें बोल दिया जाता है कि जो 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो चीज़ें उसमें जोड़ी जा रही हैं 9वीं अनुसूची में, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो आ सकती हैं। ठीक है, उतना याद रखना। खैर जब हम लोग अमेंडमेंट करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से करेंगे, बस इतना याद रखो। 31B किससे रिलेटेड है, 9वीं अनुसूची से। 9वीं अनुसूची ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए कोर्ट आप नहीं जा सकते थे, ठीक है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद से आप जा सकते हैं। ठीक है, 31C क्या बोलता है, 31C बोलता है कि दरअसल उस समय जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है, और बहुत सारे लोग, जब देश अपना आज़ाद होता है, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब थे। ठीक है, जैसे आज भी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी ना कुछ टाइम पहले, जो 1% लोग हैं उनके पास में टोटल संपत्ति का 40% है, या कहें जो 5% सबसे अमीर लोग हैं उनके पास में भारत की टोटल संपत्ति का 60% है। ठीक है, तो अब अगर उनके पास में इतनी सारी चीज़ें हैं तो बहुत सारे लोग भूख और गरीबी इन सब से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी बोली कि देखो समाजवाद हमारा लक्ष्य है,
ठीक है। और वैसे भी तो इसलिए जो है हम लोग 31B और 31C ये क्या बोलता है, असमानता से रिलेटेड है। जब हम लोग DPSP करेंगे तब वहाँ अच्छे से करेंगे। अभी अच्छे से जानो कि 39 जो B है 39C है, ये किससे रिलेटेड है, असमानता कम करने से रिलेटेड है। तो ये बोलता है 31C कि अगर कोई चीज़ 39B और 39C के लिए होगा तो वह जो है हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, 39B 39C के लिए अगर कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट कर रही है तो 31C बोलता है कि वो 14 और 19 का उल्लंघन नहीं होगा, यानी कि 14 और 19 के आधार पर आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग करिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा बोला है। क्या बोला है कि ये जो है हमारे संविधान की आत्मा है, यानी कि अगर कोई राइट्स अगर छीन रही है तो आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो कुछ रिट वो करती है, रिट अभी हम लोग आगे करेंगे। तो आर्टिकल 32 आत्मा, लेकिन अगर जहाँ पे BR अंबेडकर टर्म ना यूज हो वहाँ पे संविधान की आत्मा क्या होगी, प्रस्तावना होगी। अंबेडकर जहाँ पे बोलेंगे क्या होगी आत्मा, आर्टिकल 32, और जहाँ पे अंबेडकर बाबा नहीं दिए होंगे वहाँ पे क्या होगा, वो होगा आपकी प्रस्तावना। ठीक है, तो इसमें 5 प्रकार के वो हैं। एक है हाइवियस कार्पस, दूसरा है मैंडमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्टियोरिटी और पांचवा है कोवारेंटो। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें है क्या। हैबियस कॉर्पस ये बोलता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, यानी कि जैसे पुलिस ने आपको गिरफ्तार करी तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होगा। अगर नहीं पेश किए तो कोर्ट क्या बोलेगी, ये बोलेगी हैबियस कॉर्पस। ठीक है, यानी कि जो बॉडी आपने लिया है अपने कब्जे में उसको मेरे पास में लेके आओ। कब, 24 घंटे। ठीक है, अगला है मैंडमस। मैंडमस का मतलब है बी ऑर्डर। ठीक है, अगर इसकी हिंदी देखें तो मैंडमस को क्या बोलते हैं, परमादेश। आप लोग बाहुबली मूवी देखे हैं ना, बाहुबली मूवी में जो बाहुबली की माँ रहती है वो बोलती है कि मेरा आदेश ही है शासन। तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे बोलता है, देखो जो मैंने आदेश दिया उसको जो लोअर कोर्ट्स हैं या जो अधिकारी हैं वो मानना उनका कर्तव्य ही नहीं, उनका धर्म है। ठीक है, तो ऐसे यानी कि मेरा आदेश ही मेरा शासन है, यही क्या है, परमादेश है। यानी कि अगर कोई अथॉरिटी अगर काम नहीं कर रही है तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारी आदेश देगी, बोलेगी ये काम आपको करना ही करना है, तो उनको वो चीज़ करना ही रहेगा। अब बात करते हैं अगला प्रोहिबिशन का। प्रोहिबिशन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि देखो ये काम करने का आपको अधिकार नहीं है, वो मना कर देगी, बोलेगी ये चीज़ आप मत करो, ये चीज़ करो। ठीक है, तो ये चीज़ मत करो, वो कौन बोलता है, प्रोहिबिशन, ये मना करने का है। अगली बात है सर्टियोररी की। सर्टियोररी में इतना होता है कि जैसे वो मना किया, ठीक है, इसमें मना तो करती है, उसके साथ में उस केस को अपने पास में ले लेती है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आप लोग जो है अभी मध्य प्रदेश का केस था ना, या फिर उसके पहले जो 2 फिंगर टेस्ट का था, या उसके पहले जो और 1-2 ऐसे केसेस थे, या इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐसे एक केसेज आया कि वहाँ पे जो है पंचांग वगैरह देख के कर रहे हैं। तो इन सब केसेज में सुप्रीम कोर्ट क्या की, बोली कि एक काम करो, ये चीज़ें जो है अब बस करो, तुम्हारा बहुत हो गया, अब ये मुझे दे दो। तो सर्टियोररी में क्या बोलती है, बस करो मुझे दे दो, यानी कि जो है जो लोअर कोर्ट्स हैं या वो सब हैं उनसे जो है केस अपने पास में ले लेती है, तो सर्टियोररी बोल दी। अगला है या इसको एक हिसाब से वो जो है जो निर्णय वो दिए रहते हैं उसको रद्द भी कर देती है, रद्द करती है तभी वो अपने पास लेती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलती है, टू, ठीक है, तो इसको बोलती है कि अब मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है, टू बी इन्फॉर्म। ठीक है, यानी कि निर्णय को रद्द कर दी, किसमें, सर्टियोररी में। अगला है कोवारेंटो। कोवारेंटो को बोलते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि कोवारेंटो, इसका सिंपल सा मतलब है व्हाट इज योर अथॉरिटी। जैसे मान चलो कभी मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते जो है मैं चला गया, जैसे मेरा सपना है आईपीएस बनने का, मैं गया आईपीएस की यूनिफॉर्म जो है मार्केट से लिया और बन के जो है अब इधर से उधर चीज़ें कर रहा हूँ। अब कोर्ट मेरे से क्या बोलेगी, बोलेगी कि कोवारेंटो, यानी कि आपकी अथॉरिटी क्या है भाई, आप जो है जो एक प्रॉपर प्रोसेस है उसको अपना के आए हो या फिर ऐसे मुँह उठाए आ गए। ठीक है, तो कोवारेंटो इसकी बात करता है। आर्टिकल 33, अब बात करते हैं, ये तो आर्टिकल 32 की हो गया। आर्टिकल 33 बात करता है जो सेना, आईबी इन सब से रिलेटेड है, इनके अधिकारों को जो हमारी पार्लियामेंट है इनको जो है जैसे कुछ अधिकार दे भी सकती है, कुछ अधिकार ले भी सकती है, वो हमारे सरकार पर डिपेंड करेगी। अब जो सेना में है, खुफिया में है या दूर संचार वाले में है, तो उन लोगों के पास में ये अधिकार नहीं है कि वो मतलब अगर सेना पे हैं और इधर जंग चल रही है, ठीक है,
अब पता लगे कि वो सेल्फी लिए बोल रहे हैं करिंग जंग, फीलिंग जो है फीलिंग पवित्र, या ऐसा कुछ भी वो बोले, ठीक है। तो अब ये चीज़ें तो नहीं कर सकते हैं। पता लगा कि सारी की सारी जो है दुश्मन को सारा पता लग जाए, तो जो सेना में है, आईबी में है, पता लगा कि सीक्रेट ऑपरेशन पे है और सेल्फी लेके जो है फेसबुक और उस पर डाल दिए, तो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 33 किससे रिलेटेड है? 33 सेना से। 34 किससे रिलेटेड है? सैन्य शासन से। यानी कि जहाँ पे मार्शल लॉ लगा है वहाँ पे फंडामेंटल राइट का वो नहीं होगा। पता लगा कि आर्टिकल मतलब कि जो है धारा 144 लगी है या मार्शल लॉ लगा हुआ है कहीं पे, ठीक है, और पता लगा कि आप जो है अपने धुन में साइकिल उठाए या बाइक उठाए और जो है गाना बजाते हुए आप लोग रोड पे निकल गए, तो ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। अगर मार्शल लॉ लगा है तो फंडामेंटल राइट काम नहीं करेगा। लेकिन उस समय भी जो हमारा हैबियस कॉर्पस का है वो काम करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 बोलता है जो संसद है उसको कानून बनाने का अधिकार किसको है? हमारी संसद को है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे एक गोल्डन ट्रायंगल का आता है, तो गोल्डन ट्रायंगल क्या है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। तो 14, 19, 21। अब इसमें कुछ राइट्स हैं जो सिर्फ नागरिकों को मिले हैं, ये विदेशियों को नहीं मिले हैं। वो कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30। याद कैसे करना है? 15, 16 कर लिए, ठीक है, 15 के बाद 16 आया है। अब उधर जाओ, 15 दूनी 30 करो, 30 के एक पहले का लो, ठीक है, 29 लिए। अब 29 में से 10 घटा लो, 19, तो 15, 16, ठीक है, या 16 को ही उल्टा कर दोगे तो 19 भी हो जाएगा। तो 15, 16, 19, 29, 30। कई बार एग्जाम में पूछा कि कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को मिले हैं, विदेशियों को नहीं मिले हैं, ठीक है। तो 15, 16, 19, 29 है। हमने बात किया था जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है, ठीक है, ये जो है कभी भी ये खत्म नहीं किए जा सकते हैं, चाहे आपातकाल लग जाए या कुछ भी लग जाए। लेकिन जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 जो है ये जैसे आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी लगती है वो 3 आधार पर लगती है। पहला, या तो युद्ध हो रहा हो, ठीक है, दूसरा बाह्य आक्रमण हो जाए, तीसरा पहले आंतरिक विद्रोह था जो कि 1975 में लगा था इमरजेंसी उसके तहत। लेकिन जब 44वां अमेंडमेंट किया जाता है मोरारजी भाई देसाई के टाइम पे, क्योंकि उन्हीं लोगों को गिरफ्तार करके डाला गया था, तो बोले देखो अब आंतरिक विद्रोह जैसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इसके आधार पर इमरजेंसी वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है। अब जो लगेगी वो किसके आधार पर लगेगी? सैन्य विद्रोह, यानी कि जब सेना विद्रोह करेगी तभी लगेगी। अब पता चला कि जैसे सेना मान चलो विद्रोह कर दी, ठीक है, और जो हमारी सरकार है उनको पकड़ के ले गई, उनको रख दी, जैसे कि अभी म्यांमार में लगा हुआ है। अब अगर जो है ये आर्टिकल 19 जो है अगर उनको मिलेगा नहीं, यानी कि प्रेस मीडिया इन सब में चीज़ें ही नहीं आएगी, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर पता लगे कभी अगर सेना अगर ऐसा करती है, कम से कम लोगों को तो पता चले ये जो है हमारे साथ में आए। तो इसलिए 19 को जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होता है तो इसको जो है नहीं हटाया जाता है। लेकिन युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर हो तो आर्टिकल 19 भी हट जाता है। तो इतना याद रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग इतना करिएगा। और अब इसके साथ में आप लोग पीवाईक्यू उठाइए, किसी का भी उठाइए, जो इतना है शायद ही इसके बाहर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, ठीक है, जो हमने बोला था कि जो समान के साथ में समान व्यवहार, जैसे मैंने राष्ट्रपति का एग्जाम्पल लिया था, या जब आर्टिकल 105 पढ़ते हैं वहाँ जो हमारे सांसद सदस्य हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं कि आपको जो है 40 दिन पहले जब हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके पहले गिरफ्तार नहीं हो सकते, ये नहीं वो नहीं। तो संसद को कुछ मिला है, हमारे प्रेसिडेंट को कुछ मिला है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट। आप लोग जो है इसका नोट्स बनाइए या इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। और अच्छा, हो सकता है ना दिखे, मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग जो है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ से आप लोग जो है इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम मेरे पास में है कि मेरे पास में यही बोर्ड है, अभी डिजिटल बोर्ड जैसा कुछ नहीं है। आप लोग बस इसको कंप्लीट करते रहिए और ज़्यादा 6 से 7 महीने में लगभग जितना भी चीज़ है लगभग 90% के आसपास चीज़ें मैं कवर करवा दूँगा, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, इन्वायरमेंट, कोई भी सेक्शन हो, साइंस एंड टेक, ठीक है। संडे को मैथ और रीजनिंग का भी लेंगे। अभी थोड़ा सा कुछ इशूज हैं कि अभी मैं जैसे आईपैड पे चीज़ें नहीं पढ़ा पा रहा या लेयरिंग नहीं कर पा रहा, उसको जैसे मैं सीख लूँगा तो आपको कंटिन्यूटी में आपको क्लासेज मिलती रहेंगी, करंट अफेयर्स की भी और जो चीज़ें मैंने बोला है उसकी भी। आपको मैंने बोला 6 से 7 महीने में अगर चीज़ें कंप्लीट होंगी तो इतना आप विश्वास बनाए रखिए। बीच में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो एक दिन में मैं 3 से 4 घंटे भी क्लास ले लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस चीज़ें मैं जो पढ़ाऊँ वो आपको याद हो जाएं, आपके पास में टू द पॉइंट कंटेंट हो जाए, ठीक है। यही कंटेंट अभी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो यही कंटेंट आपको जो है 3 से 4 वीडियो में कोई पढ़ाया होगा, कम से कम 40-40 मिनट का या 2 घंटे में पढ़ाए हैं, जबकि पढ़ाएंगे यही चीज़ पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें वही बकैती इतना ज़्यादा कर देंगे। या मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सभी टीचर मेरे लिए सम्माननीय हैं, लेकिन वही है कि जब कोई स्टूडेंट अगर टाइम दे तो उस टाइम में कितना ज़्यादा उसको मिल रहा है ये भी देखा जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको करिए और अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग जो करेंगे DPSP करेंगे 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। तब तक आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको आप लोग देखिए और उनके नोट्स भी बनाइए। जैसा कि मैंने बोला, बिना ये सोचे कि ये इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में जो चीज़ें उनको टू दी पॉइंट कवर करिए, ठीक है। और इतना ही। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ और बोलना था कि आज जैसे कि सब्सक्राइबर की संख्या 400 पार कर गई है, ठीक है। और जो पहला वीडियो है उसको 2000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने देख लिया। अपना इतना प्यार और विश्वास बनाए रखने के लिए दिल से आभार, थैंक यू सो मच, ठीक है। ऐसे ही कम से कम जो लोग इतना ज़्यादा फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कंटेंट और याद करने को लेके होता है, तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आपके पास में कंटेंट ऐसा हो लास्ट में हर एक चीज़ का 30 से 40 पेज का हो, जिसे आप लोग एग्ज़ाम के पहले रिवाइज कर सकें या जो चीज़ें हैं पढ़ाई के टाइम पे ही आपके माइंड में डाल दी जाएँ। तो ये चीज़ें मैं कभी तो ऐसे बोलता नहीं हूँ कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करो या जो करो, ये आपकी मर्जी है। आपको अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करिए, अच्छा नहीं लगता है डिसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो लेकिन कम से कम अगर आपको अच्छा लगता है, जो ऐसे लोग हैं जिनको इसकी नीड है आप लोग उनके पास में पहुँचाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए, आपने सुझाव दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। जय हिंद।